मूवी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि धरती पर हुई लड़ाई की वजह से जमीन पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वे वहां जाकर बाकी इंसानों के लिए बस्तियां बना सकें। जब यह सारा काम पूरा हो गया, इसके बाद इंसान धरती छोड़कर रहने के लिए चांद पर चले गए। लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था क्योंकि वहां खतरनाक तूफान आता था। तो इसी वजह से उन्हें अपने यह सारे फैसले बदलने पड़े, जिसके बाद इंसानों ने चांद पर खुदाई माइनिंग शुरू कर दी ताकि वे चांद पर रहने के आसान तरीके ढूंढ सकें। तो खुदाई के लिए बहुत सारे लोगों को रखा गया जिन्हें माइनर कहा जाता था। यह नियम भी बनाया गया कि ये माइनर अपने परिवार के साथ चांद पर रहेंगे। अब हमें माइनरों के बच्चे दिखाए जाते हैं जो इसी जगह यानी चांद पर पैदा हुए थे। वे सब स्पेस रोवर यानी चांद पर चलने वाली गाड़ी को चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ कोई आ गया जिससे सब डर गए और छिप गए। उनमें कैलेब नाम के एक बच्चे के हाथ में एक कैप्सूल था। उसके पिता भी माइनर थे जो काम के दौरान मारे गए थे। कैलेब को 3 दिन बाद ओमेगा भेजने का फैसला किया गया था, जहाँ उसे कोई और परिवार गोद लेगा, जहाँ जिंदगी हर तरह से खुशहाल होती है। लोग एक बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि चांद से ओमेगा जाने में तकरीबन 75 साल लगते हैं। इस दौरान सफर करने वाला इंसान एक चैम्बर में क्रायो स्लीप में रहता है, जिससे उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती है। जब वह चांद से ओमेगा पहुंचता है तो वह उसी उम्र का होता है। कैलेब जानता था कि उसे ओमेगा जाने में 75 साल लगेंगे, लेकिन कैलेब यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वह जानता था कि वह अपने दोस्तों से दोबारा नहीं मिल पाएगा। एक औरत उसे बताती है कि अगले दिन खतरनाक तूफान शुरू होने वाला है, इसके बाद तुम्हें ओमेगा के लिए निकलना होगा। कैलेब को अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। उसे याद है कि वह कैसे बहुत ऊंचा जाता था और यहाँ बेस पर अपने पिता के साथ बैठा था। उसे याद है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि चांद के पार एक खतरनाक चीज आई थी जिसने वहाँ एक गड्ढा क्रेटर बना दिया था। तुम्हें उस जगह पर एक बार जरूर जाना चाहिए। लेकिन किसी भी इंसान को चांद के पार जाने की इजाजत नहीं थी। और वह कैप्सूल जो हमने कैलेब के हाथ में देखा, एक गार्ड ने उसे दिया था जो उसे अपने पिता की राख से मिला था। अब जब कैलेब बैठा यह सब सोच रहा था तो उसके 3 दोस्त उसके पास आते हैं। वे उसके जाने की वजह से बहुत दुखी थे। उनमें से एक, जिसका नाम डिल्लन है, उन्होंने कैलेब के पिता की आखिरी ख्वाहिश का पता लगाया, जो थी गड्ढे तक जाना। डिल्लन कहता है, क्यों न तुम्हारे जाने से पहले हम वह गड्ढा देख लें। इस तरह तुम्हारे पिता की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। जो चीजें उन्हें वहाँ जाने के लिए चाहिए, वे उन चीजों को जमा करते हैं। अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक और चाहिए था। डिल्लन उसे बताता है कि यहाँ एक लड़की है जिसका नाम एडिसन है। एडिसन कुछ दिन पहले ही धरती से चांद पर आई थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, वह एक साइंटिस्ट की बेटी थी। तो डिल्लन कहता है, क्या पता वह कोड के बारे में जानती हो। जब वह एडिसन से बात करने जाता है तो वह उससे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर डिल्लन उसका पीछा करता है और अब उसे सब कुछ बताता है। वह कहता है, मैं शुरू से तुमसे दोस्ती करना चाहता था। क्या होगा अगर लोग तुम्हें अजीब समझते हैं। एडिसन सब कुछ सुनती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। डिल्लन उसकी बात सुनता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सब बच्चे रोवर की जगह पर पहुंच चुके हैं। वे सब उसे चुरा रहे थे। कैलेब सबसे पहले उसके अलार्म का तार खींचता है ताकि उसका अलार्म न बजे। फिर वह कोड डालता है जो एडिसन ने उन्हें बताया था, जिससे दरवाजा खुल गया। वे सब अब जाने के लिए तैयार थे। रोवर चलाने की जिम्मेदारी डिल्लन पर थी क्योंकि वह उन सब में से ड्राइविंग जानता था। वे सब वहाँ से निकल जाते हैं। उन्होंने पहली बार चांद को देखा था। हर कोई बहुत खुश था, लेकिन इन लोगों को खतरनाक तूफान से पहले वापस आना था, क्योंकि जब तूफान आता है तो बेस को लॉक कर दिया जाता था। सफर के दौरान सब अपने बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। कैलेब कहता है कि मेरे पिता ने मुझे बताया था कि लोगों को चांद पर कैसे भेजा गया और फिर उनसे माइनिंग करवाई गई। लेकिन कोई भी इंसान चांद पर रहकर और माइनिंग का काम करने के लिए मजबूर नहीं है। जैसे अगर वह इंसान काम के दौरान मर जाता है तो उसके बेटे या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को वह काम पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए बस यही शर्त है कि उस इंसान के बेटे की उम्र 18 साल हो। अगर वह इससे छोटा है तो उसे कोई और परिवार गोद लेगा जो ओमेगा ग्रह पर रहता होगा। जिन लोगों को चांद पर भेजा गया था वे ओमेगा जाकर खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे थे। एडिसन कहती है, तो क्या एक माइनिंग की जॉब दी गई थी जो सिर्फ 20 साल के लिए करनी थी। एडिसन एक साइंटिस्ट की बेटी थी, इसलिए वह असल चीज के बारे में नहीं जानती थी। यहाँ डिल्लन उसे सब कुछ समझाता है कि अगर कोई माइनर मर जाता है तो उसके बेटे को बाकी के साल पूरे करने पड़ते हैं। ये सुनकर एडिसन थोड़ी हैरान हुई। आखिरकार वो गैपें शैपे मारते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच गए। आगे रोवर नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्हें बाकी के रास्ते पर पैदल चलना था। सब अपना स्पेस सूट पहनते हैं। एडिसन का सूट उन सब में थोड़ा अलग था। खैर, वे बाहर आए जहाँ ग्रेविटी की कमी के कारण हर कोई बहुत ऊंचा कूद रहा था। सब यहाँ खेलना शुरू कर देते हैं। जब एडिसन की नजर प्लेनेट पर पड़ती है तो वह थोड़ी दुखी हो जाती है और धरती पर अपने गुजरे लम्हों को याद करने लगती है। जब एडिसन वापस आती है वह देखती है कि कैलेब, डिल्लन और सब एक ऑक्सीजन गैस कंटेनर की मदद से स्पेस में ऊपर जा रहे थे। उन्होंने खुद को एक रस्सी से रोवर के साथ बांध रखा था ताकि वे स्पेस में ज्यादा दूर न जा सकें। एडिसन यह देखती है और कहती है कि यह खतरनाक हो सकता है, ऐसा मत करो। लेकिन कोई भी उसकी कोई बात नहीं सुनता है।
जब कैलेब का एक छोटा दोस्त यह सब करने लगता है तो झटके की वजह से उसकी रस्सी टूट गई। इस वजह से वह स्पेस में दूर चला गया। यह सब देखकर कैलेब और उसके दूसरे दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर से उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सबने मुश्किल से अपने दोस्त को बचा लिया था, लेकिन इस सब में उनकी बहुत सी ऑक्सीजन खत्म हो गई। उनके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं थी कि वे गड्ढे तक पहुंच सकें। सब बुरी तरह फंस गए थे। तभी कैलेब को याद आता है कि उसके एक दोस्त ने उसे बताया था कि यहाँ कहीं एक आउटपोस्ट है, क्या पता अगर वह वहाँ जाकर ऑक्सीजन ले सके। ये सुनकर कैलेब का दोस्त कहता है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वहाँ भूत रहते हैं। ये सुनकर डिल्लन उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और इसी बात पर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। यह देखकर कैलेब जोर से चिल्लाता है और वह कहता है कि जब तक साथ रहने का समय है, क्या तुम लड़कर उसे बर्बाद करना चाहते हो। यह सुनकर दोनों फिर से दोस्त बन गए। खैर, वे उस आउटपोस्ट पर पहुंचे जहां बहुत अंधेरा था। वहां वे इंसानों के साए देखते हैं जिससे सब डर गए थे। जब वे लाइटें ऑन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे इंसान नहीं बल्कि पुतले थे और ये कोई आउटपोस्ट नहीं बल्कि ऐसे घर का एक मॉडल था। अगर इंसान चांद पर रहते तो ऐसे घरों में रहते। उन्हें कुछ खाना और ऑक्सीजन मिलता है। रात भी हो चुकी थी तो सबने रात गुजारने का फैसला किया। डिल्लन एडिसन को अपने बारे में बताता है कि मेरे पिता मुझे अकेला छोड़कर चले गए। एडिसन भी अपने बारे में बताती है कि मेरे मॉम और डैड का तलाका हो गया। उसके बाद मेरी मॉम मेरे भाई को ले गई और ओमेगा प्लेनेट पर चली गई। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सब सो रहे थे लेकिन कैलेब और एडिसन अभी भी जाग रहे थे। कैलेब एडिसन से बात करना शुरू करता है। वह कहता है, मेरे मॉम और डैड की मौत के बाद मेरे दोस्त डिल्लन ने मेरा साथ दिया। वह मेरे लिए सब कुछ है। मैं ओमेगा चला जाऊंगा, डिल्लन अकेला रह जाएगा, तो मेरे जाने के बाद हमेशा उसके साथ रहना। मुझसे वादा करो एडिसन। उसने भी कैलेब से वादा किया। सुबह वे फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन अब उनके रोवर की बैटरी खत्म हो गई थी। उनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी, तो उन्हें खतरनाक तूफान से पहले गड्ढे तक पहुंचना था। वे सब उदास हो गए तो एडिसन ने एक सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया ताकि तूफान से पहले गार्ड्स आकर उन्हें बचा लें। अब जल्दी से गड्ढे तक पहुंचते हैं जो बहुत बड़ा था। वे नीचे आने के बाद एक अजीब जगह पर आते हैं जहां एडिसन दीवार पर एक बटन देखती है। जैसे ही वह उसे दबाती है, पूरी जगह ऐसे बदल गई जैसे लोग धरती पर हों। ये सब सच नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे ही कैलेब एक पत्थर हटाकर देखता है, वह उसके नीचे अपने मॉम और डैड की राख और उनकी तस्वीर पिक्चर देखता है। कैलेब ने उस पिक्चर में अपनी मॉम को पहली बार देखा था। वह अब समझता है कि उसके डैड क्यों चाहते थे कि वह यहाँ आए। वह बहुत दुखी था। डिल्लन उसे कहता है कि तुम अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत मौके चांस को क्यों खो रहे हो। यहाँ हर कोई 20 साल की माइनिंग पूरी करने के बाद ओमेगा जाना चाहता है और वे बहुत कम लोग हैं, इसीलिए तुम्हारे डैड ने अपनी जान दी। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड ने जानबूझकर अपनी जान ली ताकि कैलेब को ओमेगा भेजा जा सके, वह एक अच्छी जिंदगी जी सके, जिसके बारे में कैलेब के सिवा सबको पता था। डिल्लन कहता है कि अपने डैड के तोहफे को लेने से इनकार मत करो। उन्होंने अपनी जान देकर तुम्हें यह तोहफा दिया है। तभी उनके बातचीत के दौरान एक दोस्त बीमार पड़ जाता है। वे सब अब उसे लेने की कोशिश करते हैं और अपने रोवर तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी खतरनाक तूफान शुरू हो गया। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। एडिसन खुद को बचाते हुए उनसे अलग हो जाती है। जब कोई उसे नहीं देखता तो कैलेब और डिल्लन उसे बचाने जाते हैं। एडिसन के हेलमेट में एक क्रैक था तो वह बेहोश हो गई। कैलेब और डिल्लन एडिसन को बचाकर वापस लाते हैं। सब रोवर के अंदर आते हैं जिसकी खिड़कियां भी तूफान की वजह से टूट गई थीं। उनके पास थोड़ी ऑक्सीजन थी तो वे जिंदा नहीं रह सकते थे। सब उसी रोवर में बैठे हैं और अपनी मौत का इंतजार करते हैं। सबको समझ आ गया था कि अब वे जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन वे खुश थे कि सब एक साथ मरेंगे। उसके बाद सब बेहोश हो जाते हैं। इस हादसे के बाद कहानी थोड़ी देर बाद दिखाई जाती है। हमें कैलेब दिखाया जाता है जो ओमेगा पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि वह हादसा 75 साल पहले हुआ था। वह अपने दोस्तों के बारे में जानना चाहता था। तभी एक नर्स आती है और उसे एक ऑडियो डिवाइस देती है जिसमें उसके दोस्तों के मैसेज रिकॉर्ड किए गए थे। उसे पता चलता है कि वे सब उस दिन बच गए थे। उसके दोस्तों ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी है। जैसे एक दोस्त ने अपनी बेसबॉल टीम शुरू की और दूसरा दोस्त एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। तो वादे के मुताबिक एडिसन ने डिल्लन से शादी कर ली थी। अपने दोस्तों की जिंदगी के बारे में जानकर, उनकी बढ़ती उम्र की आवाजें सुनकर कैलेब खुश होता है, लेकिन अभी भी वह दुखी था कि वह अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाया। एक परिवार ने कैलेब को ओमेगा प्लेनेट पर गोद ले लिया था। वह इस माहौल में एडजस्ट हो जाता है। उसे यहाँ एडिसन का भाई भी मिलता है जिसके बारे में एडिसन ने उसे बताया था, जो अपनी मॉम के साथ ओमेगा पर रहता है। कैलेब एडिसन के भाई को अपनी बहन के अच्छे कामों के बारे में बताता है जिसने रूल्स के खिलाफ काम किया, जैसे चांद पर माइनिंग को भी उन सब ने खत्म कर दिया। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।